वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। आज का सवाल है कि चीन अपनी सीमाओं को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है, यानी भारत के किस राज्य से चीन का सीमा नहीं लगता, ये प्रश्न। तो आंसर में देख लेते हैं बिहार। बिहार के ऊपर में नेपाल है। अगर आप मैप को जानते हैं तो बिहार के ऊपर तो नेपाल है, ये तो लगने ही नहीं, ये तो साधारण इजी आंसर है, मार देंगे। लेकिन अगर आपको प्रश्न आ जाएगा कि चीन के साथ कौन कौन सा राज्य लगता है, तो इसका एक ट्रिक है, आप देख लीजिए। अहिसी जाऊं चीन, अहिसी जाऊं, ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में थोड़ा अब इसलिए पहले का अगर प्रश्न है तो आएगा जम्मू कश्मीर ऑप्शन में। अभी का जो है चूंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर और उधर लद्दाख। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा ये आपका नक्शा भारत का, इसमें बहुत अच्छा से आप समझ जाइएगा। चूंकि देखिए ये भारत का नक्शा है, इसमें जो ये है पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये उस पर अधिकार कर लिया है पाकिस्तान। इधर देखिए ये एरिया स्काई चीन है, इस पर चीन कब्जा कर लिया है। अब बाकी जो ये क्षेत्र है यही लद्दाख है, लद्दाख। अब ये लद्दाख जो बन गया तो ये तो चीन अब लद्दाख के साथ सट रहा है। अगर बंटवारा हो गया तो जम्मू कश्मीर नहीं लद्दाख मारेंगे, क्योंकि लद्दाख यही जो है ये इधर पर गया है। क्योंकि यही देखिए झगड़ा होता है अभी बार बार, जो हाथापाई होता है ना, गुलवान घाटी ये सब, तो इधर है ये जम्मू कश्मीर, ये एरिया हुआ जम्मू कश्मीर। तो अब अगर प्रश्न आएगा तो जम्मू कश्मीर नहीं मारेंगे, लद्दाख मारेंगे। तो ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम और लद्दाख और उत्तराखंड, ये आपका जो है सटने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसको याद रखेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो बंटवारा हुआ था, मैकमोहन ने सन 1914 में ये बंटवारा किया था, मैकमोहन लाइन। लेकिन ये चीन जो है उस पर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं, बार बार इससे झगड़ा होता है। इसी तरह रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान 1947 में रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ जो था वही बंटवारा किया था। अगर हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान, चूंकि भारत और पाकिस्तान तो सटले था, इसको तो बाद में हम दे दिए, जवाब है थोड़ा ले लो तुम भी। लेकिन ये भारत पहले अफगानिस्तान से सटल था, तो उस समय 1896 में ये लाइन खींचा गया था, डूरंड लाइन। और ये उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच था। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चूंकि बीच में तो ये घुस गया, तो इसलिए इसको याद रखना है। इसके साथ सिर्फ ये नहीं, अगर मान लीजिए म्यांमार है, इसका भी ट्रिक हम पहले बताएं। ट्रिक का अलग अलग भी है बहुत सा, आप उसको देखिए। म्यांमार का आनामामी, आनामामी, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान के पंगुराज। तो ये सब ट्रिक है, बहुत सा ट्रिक। चूंकि कभी कभी ट्रिक यूज होता है, इसलिए हो जाता है कि चूंकि आप उतना तो दिमाग में रख नहीं सकते हैं, थोड़ा ट्रिक भी याद रखिए, इंजॉय भी होता है। तो ये सब चीज को आप देख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली में कितने दिनों तक पैदल चली थी? नमक सत्याग्रह जो था वो कितना दिन चला था? चूंकि नमक सत्याग्रह जो था 12 मार्च 1930 से 4 अप्रैल 1930 तक था। तो ये आप याद रखिए, टोटल 24 दिन चला था। इसमें जो है 78 लोग साथ में थे, एगो गांधी जी। टोटल कितना हुआ? 79। लगभग 385 किलोमीटर साबरमती से दांडी, इसी को दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं। जब ये नमक कानून, चूंकि नमक पर बनाने पे और बेचने पे कर लगा दिया था अंग्रेज, तो उसी का विरोध करके जो है अंग्रेजों का विरोध किया, और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हो गया। तो इसमें क्या किया, अंग्रेज ने महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में दे दिया। तो इसी समय जो है 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो ये तो जेल चल गए। तो पहली गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस या गांधी जी भाग नहीं लिए थे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जेल चल गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। उसके बाद क्या हुआ कि ये जेल से बाहर आए, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ तो फिर ये क्या किया, बंद कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन, और दूसरे गोलमेज में भाग लिया। तो पूछता है प्रश्न, किस गोलमेज में गांधी जी भाग लिए थे? दूसरे गोलमेज में, तीसरे में भी नहीं लिए थे। तो ये सब प्रश्न मतलब मिला जुला के आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं, एक कंपटीशन में तो बुके रहता है। तो आप गांधी जी का सारा चीज जन्म से मृत्यु तक हम वीडियो एक डाले हैं, उसको आप देख लीजिए, उसमें एक प्रश्न आपको जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। बहुत बार ही पूछा गया है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, हुमायूं, अकबर, सबका मकबरा पूछता है। तो एक हम ट्रिक भी बताते हैं, भाजी, ये देखिए भाजी शाह, भाजी शाह, ये क्या हुआ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये भाजी शाह याद रखिए। अब इसका मकबरा भी देखिए, बाबर है पहले ही जब मर गए तो आराम बाग में दफनाया गया आगरा में, लेकिन बाद में इसका मन था कि हमको काबुल ले जाओ, तो ये क्या हुआ, काबुल चल गए, काबुल में दफनाया गया। बाद में हुमायूं को तो दिल्ली में दफनाया, जो प्रश्न है आपका आंसर यही होगा, दिल्ली। उसके बाद कौन है, अकबर, अकबर का जो है सिकंदरा में है, सिकंदरा में इसका मकबरा है। उसके बाद ये जहांगीर, जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था, लाहौर में। ये शाहजहां, ये तो जानबे करते हैं ताजमहल आगरा का। और औरंगजेब, औरंगजेब औरंगाबाद, कितना ईजी रहेगा ये, ईजी याद करने में। अब देखिए बाबर काबुल चल गया, वैसे इसका पहला भी कादीसिला है, लेकिन ये याद नहीं रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए कि बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, आगरा में सिकंदरा अकबर का, और जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा तो यादें है, और ये औरंगजेब औरंगाबाद। अब सिर्फ ये इसका प्रश्न भी आता है, इसका बुक, ये आत्मकथा लिखा है इसका, लगभग अपने से लिख लिया, जैसे बाबर है, बाबरनामा बाबरे लिखा है, लेकिन ये कौन भाषा में पूछ लेता है, तुर्की भाषा में लिखा था ये बाबर, ये सब फारसी भाषा में था, इसको याद रखिएगा। तो हुमायूं नामा कौन, इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, हुमायूं का, वो लिख दिया था गुलबदन बेगम। अब देखिए ये अकबर, अकबर का क्या, अकबर नामा अबुल फजल, बहुत ईजी है, इसको भी याद रखिए। अब ये है जहांगीर, जहांगीर का खुद जहांगीरनामा था, जहांगीर ने लिखा था, तो ये भी प्रश्न है। अब देखिए शाहजहां है, शाहजहां अपनों से नहीं लिखा था, क्योंकि शाहजहां नामा इनायत खां, याद रखिएगा, शाहजहां नामा इनायत खां। शाहजहां का एक अलग दूसरा भी उस्ताद अहमद लाहौरी बादशाह नामा से लिखा था, तो पूछेगा बादशाह नामा कौन लिखा, उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखिएगा। और ये जो है औरंगजेब, औरंगजेब का औरंगजेब नामा से नहीं लिखा, क्योंकि इसका एक उपाधि था आलमगीर, तो आलमगीर नामों से इसका पुस्तक लिखा था। ये सब प्रश्न आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मकबरा और इसका पुस्तक, ये दोनों आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि समझौता एक्सप्रेस अटारी और पाकिस्तान के किस शहर के बीच चलती है। अब देखिए 22 जुलाई 1976 को, जुलाई को 1976 को ये शुरू हुआ था समझौता एक्सप्रेस। बीच में कई बार बंद हुआ, फिर से चालू हुआ, क्यों, बीच बीच में क्या करता है पाकिस्तान वाला, बीच में वो बम धर लेता है, तो उसका जो आदत है वो तो करता है। लेकिन ये शुरू हुआ था 22 जुलाई 1976 को। अटारी शुरू में जब चला था वो अमृतसर से लाहौर के बीच, लेकिन अब अटारी से चलता है, अभी दिल्ली से अटारी में ट्रेन बदलता है, अटारी से लाहौर के बीच चलता है। ये सप्ताह में 2 दिन चलता है, इसको भी याद रखिएगा। इसी तरह एक प्रश्न और आता है आपको, थार एक्सप्रेस। थार जो है राजस्थान का भगत की कोठी, भगत की कोठी याद रखिएगा, भगत की कोठी से कराची के बीच थार एक्सप्रेस चलता है। इसी तरह मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। तो ये सब ट्रेन के बारे में पूछता है, सबसे बड़ा सबसे ट्रेन के बारे में आप पढ़ लीजिए। अगर ट्रेन रेलवे का एग्जाम देते हैं तो जरूर रेलवे से रिलेटेड आपका प्रश्न 1-2 आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। पहले भी आपको बताया अम्ल के बारे में, अम्ल जो है 7 से अगर नीचे है अम्ल है, 7 से ऊपर है क्षारीय है, 7 जो है वो जल का पीएच स्केल होता है, तो ये याद रखना है। अब इसमें चींटी का, चींटी फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका का, साइट्रिक अम्ल नींबू का, नींबू नारंगी का, तो इस तरह बहुत सा ऐसा है, लैक्टिक अम्ल दूध का। तो ये सब आप याद रखिए, जितना भी अम्ल किसमें पाया जाता है। बार बार प्रश्न आएगा कि इमली में क्या पाया जाता है, अंगूर में टर्टरिक अम्ल, तो ये सब प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बार बार सबको दोहराते रहते हैं, क्विज इसीलिए होता है कि आपका रिफ्रेश कर दे, अगर भूल रहे हैं वो याद आ जाएगा। इसको देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।